नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ कश्यप आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और ये नया वीडियो आपको एंशिएंट हिस्ट्री के वो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएगा, जहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, खास करके वैसे क्वेश्चन जो बहुत फैक्चुअल होते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। महाजनपद काल, जो वैदिक काल के बाद का एक्सटेंशन है। तो महाजनपद काल क्या है? तो महाजनपद काल कहने का मतलब होता है कि जब राजनीतिक स्थिरता भारतीय उपमहाद्वीप में बननी शुरू हो गई थी, तो उस स्थिति में नए नए राज्यों का उदय हो रहा था। आपको याद होगा, अगर पीछे हम मेरे वीडियो को देखे होंगे तो इससे क्लियर हो चुका था कि जितने भी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में राज्यों का निर्माण हो रहा था, वो बहुत छोटे थे और जो सभ्यता थी उस समय की और संस्कृति थी, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि की थी। लेकिन धीरे धीरे नगरों का विकास होना शुरू हो गया था और उसी नगरों के विकास के साथ साथ ही राजनीतिक इकाइयों की स्थापना भी होनी शुरू हो गई। इसीलिए एक अर्थ के रूप में महाजनपद को समझा जाए तो उसका अर्थ होता है राजनीतिक भौगोलिक इकाई, यानी कि ये पॉलिटिकल इकाई भी था और भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकली वो इसलिए क्योंकि इनका लोकेशन किसी खास जगह पर था। जैसे मैं डायरेक्टली बताऊं तो नदी के पास, खास करके गंगा घाटी में इसका ज़्यादा विकास हुआ था। और कुछ ऐसे बेसिक कारण थे एग्जाम में, एक कारण बताओ वाला भी आता है, तो उसमें इसको डिस्कस किया जा सकता है कि क्या कारण थे कि महाजनपदों का विकास हो रहा था। तो लोहे के प्रयोग से जीवन में एक स्थायीपन आ चुका था। वो इसलिए आ चुका था क्योंकि कृषि सुलभ हो गया था। लोहे का उपयोग करके जंगलों को साफ किया गया, गंगा नदी नदी के आसपास के जंगलों को, और वहाँ पर स्थायी जीवन को बनाया गया। और कृषि व्यापार जैसी स्थितियाँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनुकूल बनाई गई और उद्योगों का भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, यानी कि इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ इतने ज़्यादा प्रभावकारी हो चुके थे उस समय। उसके चलते ही राजनीतिक स्थिरता तब भारतीय महाद्वीप में बननी शुरू हो गई थी। तो देखिए, एक क्रोनोलॉजिकली इसका विकास हुआ है। जैसे जन हुआ करता था राजनीतिक इकाई ऋग्वैदिक काल में, जहाँ पर आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी तरीके से जीने वाले लोग जो थे, उसी तरह के राजनीतिक इकाई के तौर पे वो लोग प्रस्तुत हो रहे थे। और उसी का आगे का एक्सटेंशन जनपद के रूप में हुआ था, जो बड़े जन बने, बड़े राजनीतिक इकाई बने, और अंततः महाजनपद के रूप में इनका विकास होता है। ये समय कब का था, किस समय का बात हो रहा है? तो उत्तर वैदिक काल का अगर बात किया जाए तो उनके बाद का ही ये समय होगा। तो उत्तर वैदिक काल का अंतिम चरण माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व तक, और इसी समय से ही महाजनपद काल का विकास होता है। और इस कारण भी अगर नगरों का जो विकास हो रहा था, इस चलते इसको द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि द्वितीय नगरीय क्रांति किस पर्टिकुलर पीरियड से संबंधित है? तो वो महाजनपद काल से है। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है कि 16 प्रकार के या फिर महाजनपदों का विकास भारतीय सबकॉन्टिनेंट पे हुआ था? तो अंगुत्तर निकाय और एक है भगवती सूत्र, दो सबसे फेमस बुक है और बार बार क्वेश्चन में रिपीट होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव या मॉक टेस्ट लगाते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि महाजनपदों का पता किस ग्रंथ से मिल रहा है। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये भी याद रखने वाली बात है कि अंगुत्तर निकाय जो थी वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तक है, और भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से है। तो अगर सूत्र लगा रहे हैं तो समझ जाइए जैन है। ट्रिक के नाम पर बता रहा हूँ मैं। सूत्र लगा जाए तो जैन हो गया, और निकाय रहा तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो गया। हाँ, संख्या कितनी है? तो संख्या 16। तो बहुत बेसिक है, ठीक है ना। और इस 16 ही के बारे में अंगुत्तर निकाय में भी और भगवती सूत्रों में भी कहा गया था। बाकी अगर आगे के फैक्ट में मैं बताऊंगा कि बहुत सारे अन्य ग्रंथों में इसकी संख्याओं के बारे में बढ़ा चढ़ा कर भी बताया गया है, कुछ की संख्या कुछ बताई गई है, लेकिन प्रमाणिक 16 ही माना गया है इन दोनों पुस्तकों के बारे में। देखिए, दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयां इस समय थी। केवल और केवल उस समय राजतंत्र या फिर जनजातीय राजनीतिक इकाइयां नहीं थी, साथ ही उस समय गणतंत्र की भी स्थापना होना शुरू हो गया था। तो राजतंत्र और गणतंत्र, दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयां यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस समय भले ही 16 महाजनपद था, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा शक्तिशाली उस समय के लिए कौशल राज्य, वत्स राज्य, अवंती राज्य और मगध राज्य था। तभी जो 16 के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चार काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और हिस्ट्री के लिंकेज में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब हिस्ट्री आगे बढ़ना शुरू होता है, घटनाएं बढ़नी शुरू होती है, तो यही चार का ज़्यादा महत्व दिखता है, और अंतिम रूप में मगध इन सभी 16 महाजनपदों पर अपना प्रभाव जमा लेता है और एक महत्वपूर्ण और मजबूत साम्राज्य का निर्माण करता है। तो चलते देखते हैं क्या है इसमें, कहाँ कहाँ इसका लोकेशन। तो इंडियन मैप पर अगर देखा जाए कि कहाँ पर किसका लोकेशन है महाजनपदों का, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको ऐसे ही रैंडमली नहीं देख रहे हैं। इसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं लोकेशन को लेकर कि
पार्टिकुलर जो भी महाजनपद है उसका लोकेशन कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखते हैं मगध से। देखिए यहाँ पर मगध है। इसका रंग बदल देता हूँ मैं ताकि आपको पंचिंग लाइन दिखे। हाँ, मगध इस रीजन में है, ठीक है ना। और मगध के जस्ट बगल में अंग है, यानी कि पूरब की तरफ, क्लियर है। और इसके ऊपर आपको विदेह दिख रहा होगा। जो अंग है आपका वो है वैशाली या फिर बज्जी महाजनपद का। तो यानी ये जो तीनों के बारे में डिस्कस हो रहा है वो तीनों का तीनों बिहार में है। इसके जस्ट पश्चिम के तरफ काशी, और काशी के ऊपर जो है वो है कौशल। यानी कि यहीं पर तीन चार जो महाजनपद है अवस्थित है। इसी के ऊपर जो आज का गोरखपुर का इलाका है वहाँ पे मल्ल महाजनपद था, ठीक है। और कौशल यहाँ पर है ही। वत्स देखिए यहाँ पर मिडिल में है आपका, इसको वत्स को देखा जाता है। और यहाँ पे पांचाल, ठीक है ना। पांचाल हो गया, गांधार हो गया, जो महाभारत से रिलेटेड है। तो पांचाल हो गया, कुरु हो गया और गांधार हो गया, ठीक है। तो पांचाल नरेश कौन थे, कुरु और गांधार, ये सब सारा क्वेश्चन जो देखने को मिलता है महाभारत से रिलेटेड है। फिर ये गांधार के ऊपर भी एक है, इसको कहते हैं कम्बोज। ये कश्मीर में स्थित था उस समय के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक मत्स्य, मत्स्य ये एक महाजनपद है जो राजस्थान में है, ठीक है ना। ट्रिक के तौर पे इसको याद कर सकते हैं। राजस्थान में मछली पाया, किसी तरह का पानी तो है नहीं तो मछली पाया नहीं जाएगा, लेकिन मत्स्य पाया जाएगा। और वो भी किस रूप में, तो महाजनपद के रूप में। तो देखते हैं अवंती, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये गुजरात और ये मालव का जो क्षेत्र है उस तरफ का था। फिर है चेदी, ठीक है, ये बुंदेलखंड का इलाका का था। और एकमात्र वैसा महाजनपद जो दक्षिण में असमक गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है। तो ये लगभग आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था उसका लोकेशन कर दिया। अब चलते हैं एक एक पार्टिकुलरली बात करते हैं एक एक जो भी है महाजनपद की। सबसे पहला है काशी। तो आज का जो बनारस है जिसको वाराणसी भी कहते हैं, उस लोकेशन पर है काशी। और इसकी राजधानी उस समय भी वाराणसी थी, ठीक है ना। अच्छा, इससे रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो यहाँ पे ना संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। और संघर्ष की स्थिति काशी और कौशल राज्यों के बीच में था। अभी लोकेशन में मैंने बताया कहाँ पर है, तो यहाँ पर है काशी, एक सेकंड, यहाँ पर है काशी और यह है कौशल। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति देखी गई थी। दो युद्ध हुआ था। एक जो युद्ध हुआ था उसमें काशी विजय हुआ, और दूसरे युद्ध में जो कौशल नरेश थे, कंस, ठीक है ना, याद रखना है कंस, कंस ने काशी को जीत लिया था। और इसी काशी को जीत के इसको अपने अंदर मिला लिया था। लेकिन अब जब बाद में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को मौर्य ये मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य में अजातशत्रु फिर इसको जीत लेता है काशी, ये कौशल को। और कौशल को जीतने के चलते उसे काशी मिल जाता है। तो इस तरह से मगध में अंततः इसका विलय हो जाता है। फिर चलते हैं कौशल पे। तो कौशल की दो राजधानियां थी। एक राजधानी जो उत्तर की तरफ है वो साकेत, और दक्षिण की तरफ था जो वो है श्रावस्ती। तो ये दो राजधानी, देखिए बहुत सारे यहाँ पे तीन चार ऐसे महाजनपद मिलेंगे जिसकी दो दो राजधानियां थी। तो उसको देखते चलना है। तो कौशल की दो राजधानियां, एक है उत्तर में साकेत और दक्षिण में श्रावस्ती। चलिए देखते हैं अंग के बारे में। तीसरा महाजनपद ये बिहार से रिलेटेड था, जो आज का भागलपुर मुंगेर इलाका है उससे ये रिलेटेड है। महाभारत में से मालिनी नाम दिया गया है। और इसकी राजधानी चंपा अथवा चंपावती, ठीक है ना, चंपा अथवा चंपावती। और इस जो चंपा नगर था इसका निर्माण महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि चंपावती नगर की जो स्थापना है या फिर उसका निर्माण या वास्तुकार कौन थे, तो महागोविंद इससे इसका आंसर होगा, ठीक है। और संघर्ष देखा जाए, इतना भी संघर्ष है। तो संघर्ष के तौर पे ये डायरेक्ट भिड़ रहे हैं किससे, मगध से। तो मगध से किस तरह से भिड़ रहे हैं, तो मगध के जो राजा थे उस समय भट्टिये, ठीक है ना, उसको हरा देते हैं यहाँ के राजा ब्रह्मदत्त। देखिए ब्रह्मदत्त दो जगह नाम आएगा, एक ब्रह्मदत्त आपको काशी में भी नजर आएगा, ठीक है ना, और एक ब्रह्मदत्त आपको अंग में भी नजर आएगा। तो ब्रह्मदत्त ने भट्टिये को हरा दिया था। भट्टिये कौन थे, तो मगध के नरेश थे। तो ये पहला युद्ध में मगध हारता, लेकिन सेकेंड युद्ध में बिंबिसार इसको अंततः हरा कर ब्रह्मदत्त को अंग को अपने राज्य में मिला लेते हैं। तो मगध जो साम्राज्य जब बताऊंगा मैं, तो उस मगध साम्राज्य का सबसे पहला अधिग्रहण अंग प्रदेश का ही होता है। इसके बाद
अजातशत्रु और अन्य जैसे महापद्मनंद हो गए, ये सब उसको कंट्रोल करना शुरू करते हैं, अन्य महाजनपदों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मगध। मगध के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो इसको अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। बज्जी पे आते हैं। तो बज्जी ऑब्वियसली बिहार का पार्ट, ये 8 राज्यों का संघ था, ठीक है ना। देखिए बज्जी जो था गणतंत्र के तौर पर चलता था, इसकी राजनीतिक इकाई और राजनीतिक जो प्रतिष्ठा थी वो गणतंत्र के तौर पर थी। तो 8 राज्यों का ये संघ था और उसमें से 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो हिस्ट्री में ज़्यादा इसका जिक्र मिलता है। एक हो गया आपका वैशाली, और वैशाली के जो रहने वाले थे या फिर उसके शासक होते थे उसको क्या बोलते थे, लिच्छवी। मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के यात्रिक। इससे क्या है इंपॉर्टेंट बात, जब मैं जैन धर्म पढ़ाऊंगा तो उस जैन धर्म में महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल से होता है। तो ये ज्ञात्रिक कुल किससे है, वैशाली से रिलेटेड है। तो वैशाली का भी एक बहुत ही ज़्यादा ये बोला जा सकता है एक महत्वपूर्ण इतिहास है इनकी नज़रों में, और इतिहासकार इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। अंततः इसको मगध मिला लेता है, ठीक है। छठे पे आते हैं मल्ल। मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनारा था, और ये कुशीनारा जो राजधानी है यहीं पर बुद्ध भगवान की अंतिम सांसें चली थी, यहीं पर उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चेदी वंश। चेदी वंश की राजधानी शक्तिमती, और अभी ये कहाँ है, तो बुंदेलखंड में ये है। तो बुंदेलखंड से रिलेटेड है चेदी और इसका राजधानी शक्तिमती। तो इससे इंपॉर्टेंट क्या बात हो सकती है, देखिए महाभारत में कृष्ण और शिशुपाल का एक प्रसंग आता है। 100 अपराध उनको माफ होता है शिशुपाल को, और जब 100वें अपराध के बाद अगला अपराध करते हैं जो कृष्ण भगवान को भला बुरा कह रहे थे, उस चक्कर में उनको अपना प्राण से त्याग देना पड़ा, वो भी किसके प्रभाव से, सुदर्शन चक्र के प्रभाव से। तो वही शिशुपाल किस महाजनपद से रिलेटेड थे, तो चेदी वंश से है। अब आते हैं वत्स, और वत्स का जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। याद रखना है किसका राजधानी है, क्या राजधानी है, कौशाम्बी। और इसके शासक कौन है, तो इसके शासक है उदयन। अच्छा, वत्स से रिलेटेड जब मैं बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि अंतिम बार सबसे लास्ट जहां तक जाते हैं पश्चिम की तरफ बौद्ध भगवान, और वो जाते हैं वत्स के तक, क्योंकि अब मैप में देखा जाए तो बहुत वेस्ट की तरफ है ना, और बुद्ध भगवान का जो भी कार्य क्षेत्र था वो कौशल, मगध, वैशाली है ना, ये सब क्षेत्रों में, और अंतिम रूप से कहाँ तक जाते हैं, वत्स तक जाते हैं। तो वत्स कौन है, शासक इसके उदयन है। अब आते हैं कुरु। ये आपको कुरु वंश, कौरव, पांडव, ये सब सारा है ना, तो उसी से रिलेटेड है। क्या राजधानी इसका, इंद्रप्रस्थ राजधानी, आज का जो दिल्ली है उसी को कहा जाता है। बुद्धकालीन इसके राजा कौन थे बुद्ध के समय, तो कौरव्य थे, ठीक है ना। तो ये कौरव्य यानी कुरु, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल, पांचाल कहाँ, इसकी 2 राजधानियां है, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कौशल राज्य की 2 राजधानियां, उसी तरह से पांचाल की 2 राजधानियां थी। अगर उत्तरी राजधानी के बारे में बात किया जाए तो वो था अहिछत्र, और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य। जल्दी से बताइए क्या था कौशल का दोनों राजधानी, और सोचिए उसको मन में, तो उसी से इससे भी रिलेट कर सकते हैं। उत्तरी अहिछत्र और दक्षिणी काम्पिल्य। और प्रसिद्ध नगर क्या था यहाँ का पांचाल का, वो था कानकोप्च, ठीक है। अच्छा, मत्स्य जो बताया था मैंने कहाँ है, वर्तमान राजस्थान के इलाके में है, और इसकी राजधानी विराटनगर, ठीक है ना, इसकी राजधानी विराटनगर। शूरसेन, आज का जो मथुरा है वही इसकी राजधानी थी, और इसके राजा अवंती पुत्र। अच्छा, ये तो कॉमन कॉमन नाम हो गया है ना। अवंती राज्य महाजनपद भी है, लेकिन उसके राजा वो नहीं थे, उसके राजा कोई और थे, अभी बताऊंगा मैं कि कौन है। और अवंती पुत्र जो है वो राजा किसके थे, शूरसेन का। क्लियर है। देखिए अवंती का यहाँ पर जिक्र है तो इसमें क्लियर करता हूँ। ऐसे अस्मक को देखते हैं, ये गोदावरी तट पर स्थित है, इसकी राजधानी को पोतन या पोटिल कहते हैं, और यह एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में पाया जाता है, और अवंती ने इसे अपने में मिला लिया था। तो साउथ के तरफ जो प्रभाव किसका रहेगा, वो रहेगा अवंती महाजनपद का। इसकी 2 राजधानियां थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कौशल और जो अभी मैंने बताया उसका। हाँ, इसकी 2 राजधानी कौन कौन थी, उत्तर में उज्जैन और दक्षिण में माहिष्मति, ठीक है। उज्जैनी और माहिष्मति। उज्जैनी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बाद में बढ़ जाता है, क्लियर है। और अंत में अजातशत्रु द्वारा अवंती को जीत लिया जाता है। इसके राजा का नाम था प्रद्योग या फिर चंड प्रद्योग, क्लियर है। अच्छा,
ये दोनों राजधानियां थी, तो इन दोनों की राजधानियों के बीच से एक नदी बहती थी जिसका नाम था वेत्रवती। तो वेत्रवती नदी किस महाजनपद में बह रही है? तो वो है अवंती। ठीक है। अब आते हैं गांधार। गांधार जो है उसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। और गांधार किधर है? भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में है। और लास्ट है कंबोज। तो कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटकपुर। और ये कंबोज कहाँ है वर्तमान में? तो कश्मीर में। तो इतना इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी। अन्य तथ्य पे अगर बात कर लिया, देखिए सारा क्लियर हो चुका है राजधानी से रिलेटेड, और उससे पॉलिटिकल जो भी डिस्कशन है वो लेकर। तो राजधानी इसको याद हमेशा रखना है, ठीक है ना। और जो पॉलिटिकल डिस्कशन को अगर आप याद रखोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे हिस्ट्री को। ठीक है। तो वो दोनों इंपॉर्टेंट इस तरह से। अन्य जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पर रख लिया। जैसे पाणिनि का जो अष्टाध्यायी, पाणिनि एक व्याकरण, भारत के पहले व्याकरण थे, तो उन्होंने अष्टाध्यायी को लिखा था। तो उन्होंने 22 महाजनपदों का जिक्र किया था, जबकि भगवती सूत्र और वो उसमें बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ था उसमें 16 महाजनपदों का जिक्र था। वैशाली ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। ये तो बच्चों वाली बात है, ये आप अच्छे से जानते हैं। देखिए कौशल नरेश जो थे, जिनको बोला जाता था प्रसेनजीत उनका नाम था, वो लगभग 5 राज्यों के एक गुट का नेतृत्व करते थे। जैसे नाटो है ना, लगभग 30 कंट्रीज को हेड करता है, इसी तरह से ये 5 राज्यों को मिलाकर चलते थे, ताकि ये अपना डिफेंस का एक मैकेनिज्म ये बना रखे थे। और इसका कोई फायदा भी नहीं होता है, बाद में यहाँ पे अजात शत्रु इनको हरा के यहाँ से ये काशी को छीन देते हैं। वत्स राजा जो थे उदयन, उनको पिंडोला नामक एक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। वत्स राजा उदयन को पिंडोला ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे चंड प्रद्योग अवंती के राजा को महाकच्चायन द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया गया। यानी महाकच्चायन किसको बौद्ध बना रहे हैं? तो चंड प्रद्योग कहाँ के? तो अवंती के। और यहाँ पर अगर वत्स के राजा उदयन का बात किया जाए तो उसे पिंडोला कर रहे हैं। देखिए अवंती के जो राजा थे एक टाइम पर बीमार पड़ जाते हैं चंड प्रद्योग, तो उनको हेल्प करने के लिए बिंबिसार अपने चिकित्सक जीवक को भेजते हैं। ठीक है। तो बिंबिसार अपने जीवक को भेजते हैं उनका इलाज करने के लिए। अच्छा कौन सा रोग हो गया था? तो पीलिया रोग या फिर पांडु रोग उसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि बीमारी वाला जो पॉलिटिक्स है ना, वो अंग्रेजों ने भी किया था अपना सुनहला फरमान प्राप्त करने के लिए, मैग्ना कार्टा प्राप्त करने के लिए। जब मॉडर्न इंडिया में आप जाओगे तो उसमें ये सब सारा जिक्र आएगा कि डॉक्टर तो भेजते थे तब सियर ठीक हो गया था, तो उस बदले उसको बहुत रियायतें मिलनी शुरू हो गई थी, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल रही है। आप इस तरह के भी पॉलिटिक्स सीख सकते हैं। ठीक है। और कुछ पॉइंट है। हाँ, सबसे लास्ट इसमें है कि भास का जो एक किताब है जिसका नाम है स्वप्नवास वदिता, इसमें वत्स नरेश उदयन की कथा है। तो वत्स नरेश उदयन की कथा किसमें है? स्वप्नवास वदिता में। इसी तरह से अगर आप और हिस्ट्री में देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, मालविकाग्निमित्र जो कालिदास के द्वारा लिखा गया, तो वो पुष्यमित्र शुंग वंश के समय के राजा के बारे में लिखा गया था। तो उसी तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आता है, यहाँ पर मैंने एक जगह कर लिया था। प्रद्योग को महाकचाय ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और बिहार के कौन, ये आता है कि बिहार के कौन कौन से महाजनपद थे? तो मगध हो गया, अंग हो गया और बज्जी हो गया। इतना इंपॉर्टेंट बात था महाजनपद से रिलेटेड। आप इसको लेकर अगर मॉक लगाते हैं तो तब आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो काम आ रहा है मेरे पढ़ाई में, मेरे अंडरस्टैंडिंग में। तो अभी के लिए इतना ही। आगे का भी वीडियो आपको लोगों को जल्दी मिलेगा। इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।